हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका टाइटल ये है कि भारत की सबसे लंबी ट्रेन के ऊपर सफ़र कर रहे हैं और सफ़र करने वाले हैं संदीप भाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विवेक एक्सप्रेस की, जो चलती है कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ की तरफ, और ये भारत के एक साउथ एंड से चलती है ऊपर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ, और काफ़ी रियासतों को ये कवर करती है। और ये समुद्र के साथ-साथ चलती है, साहिली पट्टी के साथ-साथ चलती है, तो इसलिए यहाँ इस सफ़र में ऊपर शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। हालाँकि अगर आप नक्शे में देखो ना, तो नक्शे में ऐसा लगता है जैसे इतना ज़्यादा फासला नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल समुद्र के साथ-साथ चलते हैं और ये फासला हालाँकि है सबसे ज़्यादा। वैसे मेरा ख़्याल, जब मैंने पहली बार बिल्कुल सुना तो मेरा ख़्याल नहीं था कि ये मुंबई-दिल्ली के फासले से तकरीबन 3 गुना भी ज़्यादा हो सकता है, और ऐसा ही है। ये तकरीबन कोई 4200 किलोमीटर का फासला है, जो मुंबई-दिल्ली के फासले से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा भी है। तो ऐसे में देखते हैं कि संदीप भाई को ये सफ़र करने में कितना वक्त लगता है, और इन्हें इस लंबे ड्यूरेशन के ऊपर जो कि बता रहे हैं 72 घंटे, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या किन किन इंजॉयमेंट का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन 3-4 दिन का जो सफ़र है वो अच्छा खासा थका देने वाला होता है। लेकिन देखते हैं फिर संदीप भाई एक रेल फैन है, उनके हौसले कितने ज़्यादा बुलंद है और इस शानदार सफ़र को करने के लिए वो कितने ज़्यादा पुरजोश दिखाई देते हैं। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम अगर कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं हूं अभी कन्याकुमारी में और आज मैं अपने जीवन की सबसे लंबी ट्रेन जर्नी करने वाला हूं कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ आसाम तक। जीवन की सबसे लंबी। करीब 4150 किलोमीटर की दूरी और वक्त 75 घंटे और 3 रात हम इसी ट्रेन में बैठने वाले हैं। तो सफ़र शुरू करने से पहले आज के पार्ट में विजयवाड़ा तक क्या क्या देखने को मिलने वाला है वो देख लेते हैं। कन्याकुमारी से निकलते ही नागरकोइल के खूबसूरत पहाड़ों ने मानो जैसे आशीर्वाद दिया। 4 दिन ट्रेन में करेंगे क्या, ये सोच सोच बहुत परेशान हुआ। अगली सुबह देखेंगे क्या होता है और नींद की चादर तान लिया। सुबह हुई तो नई ऊर्जा और मुस्कान आई और साथ ही साथ कुछ नई कहानियाँ और दास्तान साथ लाई। और काटपाड़ी पहुँचते ही घनी गर्मी भी आई। साउथ इंडियन खा खा के अब कुछ अलग जायके की तलब आई, इसलिए ट्रेन में मैंने रेलोफाई से विजयवाड़ा की मशहूर बिरयानी मंगाई। फिर विशाल कृष्णा नदी पे चलती ट्रेन ने खूबसूरत सूर्यास्त दिखाई और विजयवाड़ा पहुंचते ही रेलोफाई से मंगाए खाने की याद आई। और सफ़र में इतना लजीज खा के देख के मुंह में पानी तो आया ही, साथ ही साथ आंखें भी भर आई। तो बस ये झलकियाँ थी, बाकी ये व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो चलो फिर सफ़र की शुरुआत करते हैं कन्याकुमारी से। हेलो दोस्तों, मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोश। फिलहाल मैं हूँ अभी कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से अपने जीवन का सबसे लंबी रेल यात्रा जो है वो करने वाला हूँ कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़। और ये ट्रेन जो है आज थर्सडे है और फ्राइडे सैटरडे संडे को करीब 9 बजे, रात में 9 बजे हम डिब्रूगढ़ पहुंचेंगे। तो बहुत ही लंबी जर्नी होने वाली है, बहुत कुछ दिखाना है आपको। चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि अंत तक पहुंचते पहुंचते ही चेहरे की जो स्माइल है वो कैसी रहती है। कहीं ये सफ़र बोझ ही ना बन जाए, आखिर 3 रातें आनी है, 72 घंटे से ज़्यादा का वक्त आना है। 4150 किलोमीटर, तकरीबन तो 4200 4 दिनों के किलोमीटर। लिए यही अपना घर होने वाला है और अपनी सीट जो है वो 2 और 4 नंबर, यानी कि जो अपर बर्थ है ये हमारी बर्थ है। और लोअर बर्थ अगर मिलती ना तो वाकई में मज़ा आता जर्नी में। लेकिन देखते हैं कि सीट्स कहाँ तक खाली रहती हैं। बाकी ट्रेन फ़िलहाल तो अभी खाली है, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन हमारी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और पैसेंजर जो है वो ऑन बोर्ड होते जाएंगे। तो बिल्कुल अपने तय वक्त यानी कि शाम के 5:30 पे प्रस्थान हो चुका है कन्याकुमारी से। और इस यात्रा के दौरान हम भारत के 9 राज्यों से होकर गुजरने वाले हैं। मैं बताऊं, केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और नागरकोइल से असम, पहले प्रकृति का खूबसूरत रूप देखने को मिल जाता है। नागालैंड। झील, 6 पहाड़ 7 और है। नारियल के ढेर सारे पेड़। चले 6-7 तो बता ही दिए। मुझे लगता है तेलंगाना नहीं, तेलंगाना बीच कहाँ से आया। और ये है अपना पहला हॉल्ट नागरकोइल जंक्शन। और इसको जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से तिरुनेलवेली के लिए लाइन गई है। वैसे नक्शा एक बार दोबारा कर दिखाते हैं फिर मुझे पता लग ये जाना तो था। हमारा पहला हॉल्ट है। बाकी
अभी करीब 58 हॉल्ट से हमारी ट्रेन जो है वो रुकने वाली है। बहुत सारी ट्रेनें जो हैं वो नागरकोइल में आकर के रुक जाती हैं और लोग यहाँ से बाई रोड जो है वो कन्याकुमारी तक पहुँच जाते हैं। बाकी फ़िलहाल आज का मौसम बहुत ही बढ़िया है और अगर ऐसा ही मौसम रहता है ना तो फिर जर्नी बहुत ही मज़े से कट जानी है। लेकिन दुरानिया बहुत लंबा है यार, मुसाफत बहुत लंबी है। नागरकोइल से विंध्या निकलते हॉल्ट। ही एक खूबसूरत पर छोटा सा रेलवे स्टेशन आता है जिसको मैं हर बार कैमरे में कैद करता हूँ। स्टेशन ही बड़ी ज़बरदस्त है इसकी। ओ माय गॉड, इतनी ज़बरदस्त लोकेशन पे यार, क्या बात है। तो अभी ट्रेन को निकले करीब 1 घंटे का वक्त हो चुका है और बस शाम ढली चुकी है। और एक चीज़ है कि ट्रेन में आने के बाद ना भूख लगने लगती है और इस ट्रेन में मतलब ऐसा नहीं है कि आपको खाना जो है वो आपके टिकट में इंक्लूड है, आपको अलग से ऑर्डर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ट्रेन का खाना कैसा है। और श्रेयांश भाई यहाँ पे कोई तो घोल बना रहे हैं और अभी जो स्टार्टिंग है यार, तो स्टार्टिंग में तो ऐसा हो गया। तो कन्याकुमारी से हमने ना अपने लिए जो बनाना है वो पैक कर लिया था। सिर्फ 4 बनाने हैं क्योंकि ये एक किस बनाना तरह जो का है है? वो करीब 20 रुपये का है। और 20 रुपये का इसलिए क्योंकि रेड वाले हैं, इनमें जो आयरन है ना वो ज़्यादा होता है, तो मेरे ख्याल से हेल्दी होगा ये काफ़ी, इसलिए बड़े भी बहुत हैं। इतने महंगे मिलते हैं ये। और लंबी जर्नी में टाइम काटना बहुत मुश्किल हो ये जाता तो आज नई चीज़ देखी। तो अभी हमारी इंडिया ट्रेन जो में है वो बनाना। टीवीसी के जस्ट आउटर पे खड़ी है। सिग्नल नहीं है हमें आगे जाने का। ऐसा लग रहा है कि अपनी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ जा रही है। अगर प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ ट्रेन जाती तो खाने पीने के अच्छे ऑप्शन जो है वो मिल जाते। भारी बारिश के बीच अपना अराइवल जो है वो त्रिवेंद्रम सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे हो रहा है। और हाँ, त्रिवेंद्रम कोई अभी तक जंक्शन केरल में रेलवे फिर रहे स्टेशन हैं। नहीं है, इसलिए केरल यहाँ आ गए से हैं। कोई दूसरी लाइन अलग नहीं होती। तो ये हमारी जर्नी का सेकंड हॉल्ट है और हमने अपनी यात्रा शुरू की थी तमिलनाडु से और फिलहाल पहुँच चुके हैं केरला में। केरला का जो कैपिटल है वहाँ पहुँच चुके हैं, टीवीसी यानी कि त्रिवेंद्रम सेंट्रल। और जैसा कि मैं बोल रहा था कि अगर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारी गाड़ी आती ना तो बहुत खाने पीने का ऑप्शन मिल जाते, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। फ़िलहाल तो अपनी सीट पे कोई नहीं आया, लेकिन होता है ना कि जब भी ट्रेन किसी स्टेशन पे रुकती है तो मन में एक डर सा आता है कि अपना जो को पैसेंजर है वो कहीं ना आ जाए। मतलब ऐसे ही, मतलब कि काश ऐसे ही हम जाते, कोई ना होता। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन देखते हैं कहाँ से पैसेंजर जो है वो ऑन बोर्ड होते हैं। फ़िलहाल अभी तो हमारा कोच जो है वो बिल्कुल खाली दिख रहा। अच्छा, ट्रेन में आपको पेट्रोल तो मिल ही जाता है, लेकिन अगर आप बोलोगे ना तो आपको टॉवल जो है ना वो मिल सकता है। ऐसे नहीं मिलता, अगर आप मांगोगे तो ही मिलेगा। क्योंकि होता ये है कि कई लोग अपने घर लेके चले जाते हैं इसको अपनी संपत्ति समझ करके, तो ऐसे में अटेंडर जो है वो देने से थोड़ा कतराते हैं। और ये भी सुना है कि अगर टॉवल पूरे ना हो तो पैसे जो है फिर वो ये अमले के तनख्वाह में से काट लेते हैं। और मौसम बिल्कुल बदल चुका है, काले बादल हर तरफ नज़र आ रहे हैं मुझे, पर शायद कैमरे में सही से दिखा ना पाऊँ। ऐसा लगता है मानो रात भर बारिश होने वाली है। एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि साउथ की जो कॉफ़ी होती है वो तो अच्छी होती है, लेकिन हर स्टेशन पे अच्छी मिल जाए ये ज़रूरी नहीं। जैसे ये कॉफ़ी जो है ये उतनी अच्छी बिल्कुल नहीं है। तो टीवीसी में कुछ मिला नहीं हमें और फ़िलहाल बस पहुंचने वाले हैं कोल्लम। और कोल्लम में भी कुछ ज़्यादा कुछ ऑप्शन मिलेगा नहीं हमें, तो हमारा डिनर जो है ना मेनली ट्रेन का ही होने वाला है। और कोल्लम एक जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक खूबसूरत रूट जाता है सेंगोटेई की तरफ, और मैंने इस रूट पे यात्रा की है जिसका लिंक मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा। मुझे लगता है कोल्लम भी केरल में ही है। तो एक ज़माने में यहाँ इंटरनेशनल स्पाइस ट्रेड पोर्ट हुआ करता था, जहाँ से यहाँ के मशहूर मसाले दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते थे। और अगर दिन का वक्त होता ना तो मैं यहाँ के खूबसूरत बैक वाटर ज़रूर से दिखा पाता आपको। आज भी हिंदुस्तान सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। पानी की बोतल ज़रूर से ले ली क्योंकि ट्रेन की पेंट्री में अक्सर पानी की कमी हो जाती है। हिंदुस्तान के मसाले पूरी दुनिया खाती है और हिंदुस्तान में जो जायका था दुनिया में और कहाँ है। और अब ज़्यादा कुछ दिखाने को बचा नहीं था, तो मैं नए दिन में तरोताज़ा रहने के लिए सोने चला जाता हूँ। ये अच्छा किया ताकि दिन में हमें देखने को मिल सके, रात बाहर कुछ तो देखने को मिलता नहीं है। सुबह जब नींद खुली तो बस इसी बात की फिक्र रहती है कि कहीं सनराइज़ ना हो गया हो। हालांकि सनराइज़ हो गया था, लेकिन फिर भी मैं लेट नहीं था। और इस वक्त मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैं कहाँ पे था, पर सेलम के कहीं आसपास ज़रूर से था। यही तो नज़ारे ज़्यादा देखने वाले होते हैं, अच्छा हुआ सनसेट और सेलम से सनराइज पहली के। नींद खुल जाती है, वरना ये इंपॉर्टेंट स्टेशन मिस हो जाता और अपना ब्रेकफास्ट भी।
इतनी 4 लोग चल रहे हैं, कोई एक तो जागता रहा होगा तो आप बेचारा सभी का बीच पे। बहुत बहुत स्वागत है फिर से। तो सुबह करीब 6:55 का वक्त हो चुका है और पहुंच चुके हैं आज के दिन के अपने पहले हॉल्ट सेलम जंक्शन में। अब सेलम को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से आपको वृद्धाचलम, करूर और बेंगलोर की लाइन जो है वो निकल जाती है, तो इसलिए इसको जंक्शन बोलते हैं। बाकी सेलम एक खूबसूरत सा शहर है जो कि चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो ज़रूर से कभी एक्सप्लोर करना है इस शहर को मुझे। बहुत ही खूबसूरत शहर है ये यार। सिर्फ 50 रुपये का इडली वड़ा और डोसा भी जो है 50 रुपये मिल रहा था, काफ़ी बढ़िया। चलिए ट्रेन भी जल्दी है अपनी। इडली वड़ा तो ये महाराष्ट्र की ज़्यादातर है, वड़ा पाव या इडली वड़ा। और सेलम में क्या बढ़िया ब्रेकफास्ट मिल जाता है। इडली और डोसे जो बहुत ही फ्रेश और अच्छे दिख रहे होते हैं और इनका टेस्ट भी वाकई बहुत ही अच्छा था। नज़ारे कितने शानदार है। ये ऐसा कि ना साउथ के साथ साथ चलता है, कोस्टल लाइन के साथ साथ ये लाइन सारी चलती है। और इतने खूबसूरत पहाड़ों को देखने के बाद अंदर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। वाकई यार। अच्छा, अगर बीच में बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से ना होता तो ये फासला थोड़ा भी हो सकता था। जब सफ़र लंबा होना तो फिर सबसे ज़रूरी चीज़ होती है खाने पीने। अगर खाना पीना अच्छा मिलता रहे ट्रेन में तो फिर सफ़र कितना ही लंबा क्यों ना हो, बड़ी आसानी से कट जाता है। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो ट्रेन का जो खाना पीना है वो कुछ ऐसा दिखता है, पर हमें कुछ और अच्छा खाने का मन हो रहा है। और विजयवाड़ा में सुना है मैंने बहुत अच्छी बिरयानी मिलती है। और चीज़ और है कि जब मैं हिमसागर एक्सप्रेस में यात्रा कर रहा था तो मैंने बिरयानी ऑर्डर की थी विजयवाड़ा से, और आपने बहुत लोगों ने पूछा मुझसे कि भाई आपने जो बिरयानी है वो किस ऐप से ऑर्डर की, कहाँ से ऑर्डर की। तो आजकल एक ऐप है जो मैं बहुत यूज़ करता हूँ जब भी मैं ट्रेन में ऑनबोर्ड होता हूँ, और वो है रेलोफाई। इस ऐप की सबसे ख़ास बात ये है कि फ़ूड तो आप ऑर्डर कर ही सकते हो, जो कि मैं अभी करने वाला हूँ। साथ ही साथ आप ट्रेन की टिकट भी बुक कर सकते हो, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन जो है ना उन्होंने ला के रख दिए हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा होगा कि एक सिंगल ऐप में ना आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर PNR स्टेटस आप देख सकते हो, अपने PNR को व्हाट्सएप पे ट्रैक कर सकते हो। और ये इंडिया की पहली कंपनी है जो ट्रैवल गारंटी का फीचर लेकर के आई है। इसमें होता ये है कि टिकट बुकिंग के दौरान आप ये फीचर चूज कर सकते हैं, और अगर आपका टिकट चार्ट बनने के बाद वेटिंग में रह जाता है तो रेलोफाई आपको 3000 रुपए तक का कैशबैक देता है सीधा आपके अकाउंट में, जिससे आप फ्लाइट, बस और ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। और हाँ, रेलोफाई पे आपको इंस्टेंट रिफंड मिलता है अगर आप टिकट कैंसिल करते हो तो, जो कि आमतौर पर 3 या 4 दिन में आता है। और साथ ही साथ फ्री कैंसिलेशन भी मिलता है आपको। अब बस ज्यादा फीचर्स की बात नहीं करूंगा, आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और मैं जल्दी से अपना डिनर ऑर्डर कर लेता हूँ रेलोफाई से। तो इस ऐप का UI बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं जाता हूँ ऑर्डर फूड इन ट्रेन पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, या तो आप स्टेशन चूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपना PNR नंबर जो है ना वो डाल करके अपना फूड ऑर्डर कर सकते हो। बाकी ट्रेन नेम भी आप डाल के कर सकते हो। फिलहाल मैं अपना PNR जो है वो डालता हूँ। तो फिलहाल विजयवाड़ा में इनकी सर्विस अवेलेबल है जिस रूट पे हम जा रहे हैं अभी। तो विजयवाड़ा सेलेक्ट किया हमने, और उसके बाद से बिरयानी जो है वो हमें ऑर्डर करनी है। तो हमने इतना सारा सब कुछ ऑर्डर जो है वो कर दिया। अब देखते हैं कि टाइम पे डिलीवरी मिलती है नहीं मिलती है, क्योंकि फ़िलहाल अभी तक तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा रेलोफाई का। सबसे अच्छी बात ये है कि या तो आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, या फिर आप कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ मेरा कूपन कोड संदीप20 यूज़ करके आप 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं अपने ऑर्डर्स पे। और मैं ट्रेन में रेगी कर रहा था कि सभी लोग उठ चुके हैं या नहीं, और इतने में पता चलता है कि जोलारपेटे स्टेशन को हम स्किप करने वाले हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। अच्छा, इस ट्रेन में ना वो राजधानी या दुरंतो वाली सूरत हाल नहीं है। ट्रेन सस्ती लग रही है कदरे। जोलारपेट एक जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन बंगारपेट की तरफ गई हुई है, जो आगे बेंगलोर की तरफ निकल जाती है। हॉर्स भी बहुत ज़्यादा हैं यार, 58। मुंबई से दिल्ली की दुरंतो है 1400 के लिए सिर्फ 3 हॉर्स, और इसकी अगर एवरेज देखो तो ये तो 80-90 किलोमीटर के बीच एक हॉल्ट बनता है। मैसूरू शताब्दी एक्सप्रेस से हमारी क्रॉसिंग होने वाली थी। चेन्नई मैसूर, हाँ इस रूट से वंदे भारत भी चलती है, बरस्ता बेंगलोर। और इतनी खूबसूरत क्रॉसिंग होगी इसका आइडिया बिल्कुल नहीं था। खैर, पहुंचने वाले हैं काटपाड़ी जंक्शन पर। एक और प्रीमियम ट्रेन हमसे क्रॉस होने वाली थी,
आप गेस करिए वो कौन सी है। नहीं नहीं, ये तो नहीं है, ये तो एक बस मेमू है। ये है मेन वो लाइन। चेन्नई बैंगलोर डबल डेकर एक्सप्रेस। अच्छा, इस रूट पे भी डबल डेकर चलती है। चेन्नई मैसूर, इस पे वंदे भारत भी चलती है, शताब्दी भी है, तो ज़बरदस्त रूट है भाई ये भी। तो फिलहाल वक्त हो चुका है सुबह के 9:30 और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है काटपाड़ी जंक्शन। और यहां पहुंचने का सही समय था सुबह 10:10 पर। ट्रेन यहां पे 40 मिनट पहले ही पहुंच चुकी है। और आपने देखा सुबह बहुत ही ठंडा मौसम था, हर तरफ आपको जो फॉग था वो देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद ना गर्मी फील हो रही है, धूप बहुत तेज़ हो गई है। और बात करें काटपाड़ी की तो उसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल जाती है चेन्नई की तरफ, एक लाइन निकल जाती है तिरुपति की तरफ, और एक लाइन निकल जाती है वेल्लुपुरम की तरफ, और एक लाइन जो है वो आती है बैंगलोर की तरफ से। तो इसीलिए काटपाड़ी को जंक्शन बोलते हैं। और ये बहुत ही बड़ा जंक्शन है, बहुत सारी प्रीमियम ट्रेनें जो हैं वो काटपाड़ी में आके रुकती है। और सुबह मौसम इतना ज़्यादा अच्छा था, ठंडा था, पर काटपाड़ी आते ही चिलचिलाती गर्मी शुरू हो गई। अब गर्मी परेशान कर रही है संदीप भाई और को। सुबह सुबह यहाँ भी ट्रेनों का बहुत ही ज़्यादा आवागमन रहता है। और शायद से ये वृंदावन एक्सप्रेस है, और इसके बाद तुरंत लाल बाग एक्सप्रेस भी आने वाली है क्योंकि उसका भी अनाउंसमेंट हो चुका है। इंडिया में ट्रेनों की आमदोरफ्त की कोई कमी नहीं। जब शाम में निकलती है ना दिल्ली से प्रीमियम ट्रेनें, एक के बाद एक, कोई राजधानी, कोई दुरंतो, कोई तेजस। तो लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार ट्रेन चल देती है। और काफ़ी देर से ट्रेन यहाँ पे रुकी थी। एक तो 40 मिनट बिफोर ट्रेन आई, उसके बाद 10 मिनट और रुकी, तो करीब 50 मिनट से ट्रेन काटपाड़ी पे रुकी थी। और ये मेरे ख्याल से सबसे लंबा हॉल्ट होने वाला है इस ट्रेन का इस जर्नी में। ऐसे स्पीड ज़्यादा लगती है जब बिल्कुल ट्रैक प्लेटफॉर्म के साथ वाला हो। ये सही है, साउथ की ब्यूटी एक्सप्लोर करो। कहाँ साउथ का एंड और इधर से कहाँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तकरीबन आखिरी जंक्शन ही बन जाता की गोद में है, आखिरी बसे स्टेशन तिरुपति ही। शहर में पहुंचने वाले हैं, पर हमारी ट्रेन तिरुपति नहीं बल्कि रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन पे रुकती है। सत्या भाई के साथ पिछले दिनों जर्नी देखी है गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ की। मेरा नहीं ख्याल कि इससे आगे भी अरुणाचल की तरफ रेलवे ट्रैक होगा। दाल वड़ा समोसे अंडा बिरयानी दाल भात सब्जी भात अंडा बिरयानी। ये तो फिर ट्रेन वाला हिसाब तो लोकल वाला ही है, वो राजधानी दुरंतो वाला सूरत हाल नहीं है। पहुंच चुके हैं रेणुगुंटा रेलवे स्टेशन। और एक और चीज़ है कि यहाँ पहुँचते पहुँचते हमने ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर की जर्नी जो है वो पूरी कर ली है। तकरीबन 25% हो चुका है सफ़र का, इसके या साथ ही एक साथ चौथाई। आंध्र में एंटर कर चुके हैं। बात करें रेणुगुंटा की ना, तो उसको जंक्शन इसलिए बोलते हो कि यहाँ से आप तिरुपति की तरफ जा सकते हैं। एक छोटी सी लाइन जो है वहाँ से निकली हुई है, और उसके साथ ही साथ 2 लाइन यहाँ से निकली हुई है। एक लाइन जो है वो यहाँ से निकल जाती है गुंतकल की तरफ, और एक लाइन जिधर हम जाने वाले हैं यानी कि विजयवाड़ा वाया गुड्डूर होते हुए। तो ये सारी लाइनें हैं, इस कारण से इसको जंक्शन बोलते हैं। तो रेणुगुंटा में अपने कोच की साफ़ सफाई हुई, और यहाँ पे जो फॉर्म है वो हमसे भरवाया गया। चलो फिलहाल साफ़ सफाई तो बढ़िया है, किस चीज़ लेकिन का? जो टॉयलेट्स है वो थोड़े से गंदे मुझे दिख रहे थे, वो सब भी क्लीन हो जाए तो काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो ये भाई साहब चलती ट्रेन से उतर गए, और अभी एक भाई साहब चलती ट्रेन में चढ़ने वाले हैं। फिजिक्स का इस्तेमाल करते हुए उतरे। नया बंदा तो 4-5 कलाबाजियाँ लगा जाए इतनी स्पीड पे, इनका तो फिर रोज़ का काम है। ये रहे वो, कमाल एकदम से। पहले बाहर बैठे रहना, वक्त ज़ाया करते रहना, फिर भाग के चढ़ जाना। चलिए हम तो यहाँ से निकल चुके हैं, और मौसम शीशे की तरह साफ़ हो चुका है, और आसमान तो जैसे 4K जैसा साफ़ दिखाई दे रहा है। यकीन मानिए बिना पॉल्यूशन के इतना साफ़ दिखता है हमारा देश। ये साउथ वाली साइड को वाकई ये ज़्यादा असल है। इधर नॉर्थ में तो दिल्ली इतना आलूदा हो जाता है, कभी लाहौर और कभी दिल्ली दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर बनता है।
ये नज़ारे आपको साउथ में ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। बारिशें ज़्यादा होती हैं ना, इस वजह से आसमान साफ रहता है। हालांकि इंडस्ट्री तो इधर तमिलनाडु को तो इंडस्ट्री स्टेट कहते हैं, ट्रैफिक भी अच्छा खासा है। यहाँ पे भी बड़े शहर हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ इतनी पोल्यूशन नहीं होती अगर हम कंपेयर करें इधर नॉर्थ से। तो एक खुशहाल खिता है वाकई में ऐसा लैंडस्केप देख करके बहुत ही हैरान था, और सच में हमारा देश बहुत ही खूबसूरत है। सही बात है यार, क्या बात है। और इस खूबसूरती को देखने के लिए रेल पे सवार हो जाओ और बस, ज़िंदगी में अगर कोई और काम ना हो तो बस फिर ये खूबसूरती देखते रहो। जिस तरफ भी निकल जाओ, वेस्ट सेंट्रल। दिन काटने इस ट्रेन में तो हाइजीन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अपने साथ वेट वाइप्स जो है वो लेके चल रहे हैं हम। गेट पे जाते हैं, गंदगी होती है, फिर ऐसे ही साफ़ करते हैं खुद को। सबसे बड़ी दिक्कत होती है बायो टॉयलेट से जो आप लोग सोचते हो ना कि बारिश की बूंदें आ रही हैं चेहरे पे, वो बूंदें नहीं होती, एग्जैक्टली वो बायो टॉयलेट्स होते हैं जो उड़ के आ रहे होते हैं। तो फिलहाल अभी हम स्किप कर रहे हैं तेनाली जंक्शन को, और अभी भी विजयवाड़ा जो है वो अराउंड 30 to 35 किलोमीटर की दूरी पे है। विजयवाड़ा मेरे ख्याल तमिलनाडु में ही है। और ये गुंटूर की तरफ जाने वाली लाइन है, और इसीलिए तेनाली एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और मेरी तरह ये भाई लोग भी हैं जो इस खूबसूरत सनसेट का आनंद ले रहे हैं। सोचा था मैंने गूगल करने का विजयवाड़ा का, पर अब अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ या एपी में ना हो। क्या बात है यार। और जल्दी ही हम विजयवाड़ा पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कृष्णा रिवर को क्रॉस करने वाले हैं। कृष्णा रिवर, ये तो बड़ा तगड़ा दरिया है। अच्छा, ये विजयवाड़ा के आसपास आता है, जिस तरह नर्मदा जो है वो वडोदरा के आसपास आता है। और ये वाकई बहुत बड़ा दरिया है। बिल्कुल कृष्णा रिवर के ऊपर हमारी ट्रेन जो है वो रुक चुकी है, और पानी का फ्लो देखो, बहुत ही खतरनाक। ट्रेन रुकने से और सूरत हाल खतरनाक हो गई। लेकिन अब तो, और दिन के वक्त में तो बहुत कम बार ही ऐसा हुआ जब मैं कृष्णा नदी को क्रॉस किया हो, पर आज नदी कहीं ज़्यादा विशाल और खूबसूरत लग रही थी। और ये खूबसूरत सा हो रहा सूर्यास्त 4 चांद लगा देता है इस दृश्य में। सूर्यास्त यानी सनसेट या ग़ुरूब आफ्ताब, तो फिर सूरज निकलने को क्या कहते हैं? बड़ा बड़ा दरिया है ये फिर खलीज बंगाल में घिरता होगा, बे ऑफ बंगाल में। विजयवाड़ा, और इधर उर्दू देख के बड़ा अच्छा लगता है। और मैं तो भूल ही गया था कि मैंने यहाँ पे रेलोफाई से खाना ऑर्डर किया था, पर रेलोफाई के स्टाफ को अच्छे से याद था और वो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो यार बड़ी ज़बरदस्त। तो कल शाम को 5:30 बजे हमने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी, और अभी वक्त हो चुका है करीब 6:30 बजे का, और ऑलमोस्ट 24 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है हमें इस ट्रेन में सफ़र करते हुए। और इस दौरान हमने करीब 1370 किलोमीटर की जर्नी जो है पूरी कर ली है। फ़िलहाल ये बस शुरुआत है, जर्नी बहुत ही लंबी है, बहुत दूर तक जाना है हमें। और बात करें विजयवाड़ा की ना, तो इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से गुंटूर, तेनाली, विशाखापट्टनम, वारंगल और मछलीपट्टनम का रूट जो है वो गया हुआ है। बाकी और भी लाइनें हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इतनी ही याद है, इसलिए इसको जंक्शन बोलते हैं। बहुत ही बड़ा जंक्शन है, 4th बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है हमारे इंडियन रेलवेज़ का। और एक और चीज़ है कि यहाँ पे अपना डिनर जो है वो आ चुका है रेलवे फाई से, तो रेलवे फाई को बहुत बहुत थैंक यू कि भाई बिल्कुल टाइम से खाना जो है पहुँचा दिया गया। तो स्टेशन की लाइट की कमी जो है वो खल रही है, प्रॉपर लाइटिंग आज नहीं दिखी हमें।
वक्त की पाबंदी तो और इधर बड़ी ऑलमोस्ट हसास 24 तरीके से घंटे से करनी भी ज़्यादा का पड़ती है। वक्त हो चुका है और अब तो मानो अपना घर जैसा लग रहा है ये ट्रेन। और हाँ, अब हम विशाखापट्टनम की तरफ बढ़ रहे हैं और वारंगल की तरफ जाने वाली लाइन से अलग हो चुके हैं। अभी सिर्फ एक दिन गुजरा है, 2 दिन मजीद अभी बात बाकी है। पैकिंग की, तो रेलवे पाई की पैकिंग जो है बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया लगी मुझे। अब देखते हैं भाई, खाना ही उतना बढ़िया है, सिर्फ बाहर से पैकिंग अच्छी है। तो अनबॉक्सिंग हमने कर दी है और जो जो हमने मंगाया था बिल्कुल वही सब आया है। मंचूरियन और नूडल्स हैं और रोटी सब्ज़ी मंगाई थी हमने। बिरयानी जो है वो मंगाई थी, देख के तो बहुत अच्छी लग रही है, ये भी टेस्ट करेंगे। रायते हैं और रोटियां जो हैं वो भी बढ़िया लग रही है मुझे। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इनकी पैकिंग बहुत ही शानदार थी और कटलरी जो है इन्होंने भेजे हुए, चम्मच वम्मच सब कुछ भेजे हुए। इनफैक्ट प्लेट जो है ना वो भी सफिशिएंट 3 लोग के हिसाब से दी गई है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी रेलोफाई की। फिर तो अच्छा सर गया यार इस सफ़र में। जो है वो टेस्ट करते हैं। वेज बिरयानी होगी ये, हैदराबाद वाली चिकन बिरयानी तो नहीं होगी। वाकई में बहुत ही अच्छा टेस्ट है, लगे हाथों। मंचूरियन भी टेस्ट कर लेते हैं। इतने लंबे सफ़र में ना ऐसा खाना मिल जाए तो वाकई में यार दिन बन जाता है। तो रेलवे रात बन जाती है। बहुत अच्छी लगती है कि ये जो रेस्टोरेंट चूज़ करते हैं ना वो बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल 5 स्टार वाले चूज़ करते हैं ताकि आपको क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी मिल सके। और वाकई में क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो वाकई में सब कुछ बहुत ही शानदार था, पैकिंग हर चीज़ बहुत ही अच्छी थी रेलवे की। और इनकी जो ब्रांचेज़ है ना आपको भोपाल, झांसी, विजयवाड़ा हर जगह मिल जाएगी। और काश ऐसा होता कि आगे भी हमें मिल पाता रेलोफाई का, तो ज़रूर से मैं ऑर्डर करता। लेकिन चलो फिलहाल अब रहा नहीं जा रहा है। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं रेलोफाई से तो मेरा कूपन कोड संदीप20 ज़रूर से यूज़ करिएगा। आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा आपके ऑर्डर पे। तो इतना अच्छा खाना और डिस्काउंट तो भाई बहुत अच्छी बात होगी ये तो। चलो फिलहाल मैं तो फिनिश करता हूँ क्योंकि बहुत भूख लगी है मुझे। और सबसे पहले देखते हैं क्या फिनिश करते हैं। बिरयानी में फिनिश करूँगा सबसे पहले पेट पूजा फिर कम दूजा। एक दिन से ज़्यादा गुजर चुका है। तो थैंक्स टू रेलोफाई। काश आगे भी रेलोफाई अगर हमें मिल जाता तो खाना अच्छा मिलता हमें कम से कम। देखते हैं कल देखेंगे। कल सुबह सुबह पहुंच जाएंगे भुवनेश्वर। और फिलहाल भुवनेश्वर पहुंचने से पहले विशाखापट्टनम पहुंचेंगे और उससे पहले राजामुद्री जो है वो पहुंचने वाले हैं। और राजामुद्री के पास जो गोदावरी रिवर है ना, रात के वक्त में तो क्या ही दिखाऊंगा, लेकिन दर्शन तो ज़रूर से करेंगे। चलिए राजामुद्री जो है बस पहुंचने वाले हैं, गोदावरी माता के दर्शन करते हैं। यानी पहले आंध्र प्रदेश और फिर उड़ीसा, भुवनेश्वर पूरी गाड़ी उड़ीसा में। चांदनी रात में गोदावरी तो बहुत ही भयानक लग रही थी, पर ज़्यादा लाइट ना होने के कारण से शायद आप लोग ठीक से देख ना पाओ, पर मैं ज़रूर से फील कर पा रहा हूँ कि ये कितना ज़्यादा अलग और भयानक लग रहा है। वैसे जिस तरह आम ट्रेनों में एक बहुत ही गैर इंसानी सूरत हाल होती है अक्सर वेश, वो सूरत हाल इस ट्रेन में नहीं है। मुसाफिर बड़े बेहतरीन तरीके से सफ़र कर रहे हैं। राजामड्डी रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं और आज का दिन ये मेरा आखिरी स्टेशन होने वाला है। ये देखो बैग 9 के साथ कौन सी गाड़ी लगी है। बैग 9 के साथ जो भी लगी है वो तो पहुंच ही जाएगी। फिर सांस्कृतिक राजधानी राजामड्री में, जो कि इसको सिटी ऑफ पोइट्स बोलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्रसिद्ध कवि जो हैं वो यहाँ पे जन्म लिए। और ये बहुत ही पावन धरती है राजामड्री की, गोदावरी नदी के किनारे। हालांकि यहाँ पहुँचने का सही समय था 7:40। दिल्ली भी तो है ना। ट्रेन अराउंड 1.5 घंटे लेट पहुँची है यहाँ पे। और अभी फिलहाल 9:30 का वक्त हो चुका है। तो ट्रेन 1.5 घंटे लेट हो चुकी है। पता है मुझे ट्रेन को स्लैक मिला है तो आराम से ट्रेन कवर कर लेगी। नहीं, वैसे तो साउथ इंडिया में कॉफ़ी बहुत ही अच्छी मिलती है। और ख़ास तौर पे अगर आप आंध्रा में हो ना तो विजय डेयरी के पास जाके कॉफ़ी ज़रूर से पीना। इनकी कॉफ़ी का कोई मैच नहीं है, बहुत ही बढ़िया कॉफ़ी मिलती है यहाँ पे। आंध्र प्रदेश में 9 रियासतों में सफ़र है। बिल्कुल डर है, तो इसलिए कॉफ़ी का स्वाद बहुत ही बढ़िया है। फिलहाल चलिए, अपना डिपार्चर राजामुद्री से हो चुका है। तो बड़ा थका देने वाला अमल भी है, इतना लंबा सफर। पानी की बोतल्स कम पड़ गई इसलिए बहस हो रही थी। तो एक नहीं है, कौन ले गया? तू ही लेकर गया ना। मैं नहीं ना वहाँ से निकाला। ये ऐसा बोलो ना, तो तुम खाली किया उधर से, तो इधर से मैं लेके गया। मैं समझा इधर से, तो वही मैं कंफ्यूज रह गया। एक बॉक्स कहाँ गया मेरा? और खाने के बाद भाई लोग मीठा कब लेकर के आए ये पता ही था मुझे, पर जो भी था बहुत ही अच्छा था। रसगुल्ले थे,
बंगाली तो नहीं थे। रात के 10 बज चुके हैं और हमारी ट्रेन जो है पहुंचने वाली है समालकोट जंक्शन। वैसे 2 घंटे बाद ट्रेन विशाखापट्टनम पहुंच जाती, लेकिन ट्रेन लेट चल रही है। विशाखापट्टनम, ये वही तरीके जिसे वाइजक भी कहते बात हैं। करें समालकोट की तो इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है काकीनाडा पोर्ट की तरफ। और आज का ये हमारा आखिरी हॉल्ट होने वाला है, क्योंकि इसके बाद से ट्रेन जो है वो पहुँचेगी विशाखापट्टनम रात के करीब 1:30 बजे। और इतना टाइम अगर मैं जगूँगा तो कल पूरा दिन आपको उड़ीसा जो है उसकी सैर करवाना है, तो शायद उसमें एक्टिव ना हो पाऊँ मैं। इसलिए फ़िलहाल चलते हैं, रेस्ट करते हैं और आज के दिन को बस यहीं ख़त्म करते हैं। फ़िलहाल आज हमने करीब 1500 किलोमीटर की जर्नी जो है वो पूरी कर ली है और कल अराउंड 1000 किलोमीटर की जर्नी जो है वो और आपको दिखाऊंगा। चलिए फ़िलहाल यहाँ से डिपार्चर हो चुका है, चलते हैं और सीधा आपसे मिलते हैं सुबह के वक्त में जो हमारी ट्रेन भुवनेश्वर पहुँच रही होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। ये तो बस सफ़र की शुरुआत है। आगे हम उड़ीसा, बंगाल, फिर आसाम पहुंचने वाले हैं, तो और भी नई चीज़ देखने को मिलने वाली है। पर इस पार्ट में बस इतना ही। तो बने रहिए नेक्स्ट पार्ट के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एक बड़े लंबे सफ़र पर, बल्कि अपनी ज़िंदगी के सबसे लंबे सफ़र पर रवाना है संदीप भाई। ये सफ़र ना सिर्फ भारत का सबसे लंबा रेल सफ़र है, बल्कि ये संदीप भाई की ज़िंदगी का भी सबसे लंबा सफ़र था, जिसका पार्ट 1 हमने देखा। और मुझे शुरू में अंदाज़ा हो गया था कि एक पार्ट में इतने लंबे सफ़र को कवर कर पाना मुमकिन नहीं होगा। तो संदीप भाई ने इसका तकरीबन 1500 किलोमीटर का फासला जो वो कवर किया, वो दिखाया तकरीबन कोई 28 से 30 घंटों में। और अभी भी इस ट्रेन ने तकरीबन अपने 2/3 अपना सफ़र करना बाकी है, यानी 60 से 65% अभी भी इसका सफ़र बाकी है। और इसके साथ साथ तो दुरानियाँ भी अभी 2 दिन मज़ीद बाकी हैं। अगर आप इस ट्रेन की बात करें तो ट्रेन इतनी ज़्यादा प्रीमियम नहीं है जैसे हमें राजधानी, दुरंतो, शताब्दी या वंदे भारत जैसी ट्रेनें मिलती हैं। एक आम सी ट्रेन है और किराए को भी लेके मुनासिब ही लग रही थी, क्योंकि जो ट्रेन की अंदरूनी सूरत हाल वो बता रही थी कि ये कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम ट्रेन नहीं है। जो इसकी एक सिफ्त है और जिसकी एक इम्तियाजी हैसियत है वो यही है कि ये भारत की सबसे लंबी ट्रेन है। बाकी इतना ज़्यादा जिस तरह हमें बाकी ट्रेनों में एक बिल्कुल उधम मिलता है और बिल्कुल एक गैर इंसानी सूरत हाल पैदा हो जाती है बाज़ औक़ात, तो इस कदर वो गुंजान आबाद हो जाती है ट्रेन के, बस से सफ़र करना ही मुश्किल हो जाता है। वो सूरत हाल तो नहीं थी। मुसाफिर जितने भी थे बड़े कंफर्टेबल थे और बड़े आराम से सफ़र कर रहे थे, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रीमियम भी नहीं थी। तो अगर इसकी सहूलियात को देखें तो मैं तो उसको बिल्कुल एक सेंटर की कैटेगरी की ट्रेन कह सकता हूँ कि ना बहुत ज़्यादा प्रीमियम और ना बहुत ज़्यादा मुश्किलात से भरा हुआ सफ़र। बाकी खाने पीने की सहूलियात ट्रेन में टिकट में तो शामिल नहीं थी। वैसे ट्रेन से कोई मुयस्सर हल्की फुल्की आ रही थी, लेकिन संदीप भाई ने अब जो भी रास्ते में आने वाला स्टेशन है उस स्टेशन से अपने हिसाब से खाना पीना खरीद लिया। और जो खाना ऑर्डर किया गया था वो बड़ी अच्छी बात है कि सफ़र के दौरान अगर इतनी ज़्यादा एक सहूलत जो है मुयस्सर कर दी जाए और सवारी को बजाय खुद भाग भूग के तलाश करनी पड़े कोई चीज़, उससे बेहतर है कि उसे उसके सीट के ऊपर बैठे ही पहुंचा दिया, जो कि बड़ी ज़बरदस्त बात है। और ये सहूलत जो है वो बहुत जल्द भारत में बड़ी तेज़ी के साथ इस्तेमाल भी की जाएगी, क्योंकि आमतौर पर 5-10 मिनट के हॉल्ट में नए स्टेशन पे वैसे नहीं पता होता कि फ़लाँ जगह का खाना अच्छा है या फ़लाँ जगह का अच्छा है, क्योंकि एक तरह की 2-2 3-3 स्टॉल लगे होते हैं। तो ऐसे में अगर किसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर लिया जाए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल कर लिया जाए, तो उसका फिर बड़ा अच्छा खासा फ़ायदा बन के सामने आता है, जो कि संदीप भाई भी आज उठाते हुए दिखाई दे रहे थे। कन्याकुमारी से सफ़र का आगाज़ किया उन्होंने। 9 रियासतें कहीं, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ कि अगर मैं वो 9 रियासतें पूरी कर सकूँ। ये कन्याकुमारी तमिलनाडु बिल्कुल जो साउथ का एक एंड है वहाँ से शुरू हुए, फिर इसका कुछ हिस्सा ये केरल में आए, उसके बाद ये फिर यहाँ कर्नाटक में थोड़ा सा इसका हिस्सा गया है। अच्छा, फिर उसके बाद पहले मैं देख लेता हूँ ना, फिर 9 पूरी कर लूँगा। यानी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के बाद असम। ये 7 बन रही हैं। ये 2 बीच में कौन सी ऐसी रियासतें हैं जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, नक्शे में नहीं आ रही हैं, इस वक्त मेरे दिमाग में नहीं आ रही। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उड़ीसा से निकल के कहीं झारखंड का कोई सीन हो और फिर उसके बाद कहीं वेस्ट बंगाल में दाखिल होना हो। बहरहाल अब इस वीडियो के दौरान या इससे पहले तो नहीं, लेकिन वीडियो के बाद मैं इसको ज़रूर देखूंगा कि ये 9 रियासतें कैसे पूरी होती हैं। बहरहाल नज़ारों की अगर बात की जाए तो साउथ था और खूबसूरत नज़ारे थे और बार बार बारिशें थीं, और इन बार बार होने वाली बारिशों की वजह से हर तरफ हरियाली और सब्जा था। आसमान, संदीप भाई कह रहे थे 4K आसमान दिखाई दे रहा था, पोल्यूशन नाम की चीज़ कोई नहीं थी।
अगर हम साउथ को बहुत सारी चीज़ों में नॉर्थ से कंपेयर करते हैं तो साउथ बहुत सारी चीज़ों में नॉर्थ से आगे है, जिसमें पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। फिर अगर आप लोगों के लाइफस्टाइल पे आ जाएं तो फिर जो साउथ के लोग हैं वो नॉर्थ की निस्बत अच्छे खासे खुशहाल भी हैं, और यहाँ पर जो है वो ज़िंदगी जो है वो नॉर्थ की निस्बत अच्छी खासी बेहतर भी है। फिर सेफ्टी जो है ना साउथ के शहरों में और वेस्ट के शहरों में नॉर्थ के मुकाबले में अच्छी खासी देखने को मिलती है। और भाई साहब बता रहे थे कमेंट में कि जो साउथ और वेस्ट के बड़े शहर हैं, यहाँ पर रात गए जितनी मर्जी देर हो जाए, जिस टाइम मर्जी आप जिस मर्जी बड़े शहर में पहुँच जाओ तो स्टेशन से निकल के भी आपको सिक्योरिटी का कोई इशू फील नहीं करना पड़ता। यानी किसी किस्म की कोई आपको, अंग्रेजी का लफ्ज़ मुझे नहीं आता, यानी जिसको मैं उर्दू में बताता हूँ, अदम तहफ़्फ़ुज़ आप किसी किस्म का महसूस नहीं करते, यानी कि आपको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा होता है। हालांकि नॉर्थ में ऐसी सूरत हाल नहीं है, और नॉर्थ में थोड़े जो है ना मामला साउथ की निस्बत ख़राब है। खैर इस सफ़र पर ही रहते हैं जो कि संदीप भाई कर रहे थे अपने 3-4 लोगों के साथ। सत्या भाई इस पे थे, शयान भाई भी इसमें शामिल थे, और लगता है ऐसे है कि ये जो है ना दिब्रूगढ़ ये आते आते ही आएगा, क्योंकि ये 72 घंटे की मुसाफत है और इतना आसान काम नहीं है। 3 दिन 3 रातें एक स्टेशन एक ट्रेन के अंदर बैठे हुए बिता देना बहुत ही मुशक्क़त तलब काम है। जितनी मर्जी आरामदेह ट्रेन हो, जितने मर्जी भर भर के खाने दिए जाएँ, कुछ भी हो, कोई चलो 10-15 घंटे की जर्नी तो फिर भी किसी तरह मैनेज हो जाती है, लेकिन 3 दिन की जर्नी, लेकिन फिर भी ठीक है जी, अगर इंडिया में ऑप्शन है तो उन्होंने इसको इस्तेमाल किया है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे लंबा सफ़र किया है, तो ये अच्छी बात है। बाकी देखेंगे, अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो फिर बाकी पार्ट भी देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन विवेक एक्सप्रेस जो चलती है कन्याकुमारी तमिलनाडु से दिब्रूगढ़ असम की तरफ, भारत की सबसे लंबी ट्रेन, वो संदीप भाई के साथ देख के अच्छा लगा। अगर आप एक रेल फैन है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के ऊपर एक लंबा कंटेंट मौजूद है इंडियन रेलवेज़ को लेके, आने वाले दिनों में भी आता रहेगा। आप अपनी सजेशन का सिलसिला जारी रखिएगा, हम बहुत जल्द इस उम्मीद के साथ मिलेंगे जब हम अगली बार मिलें। आप इसी तरह हंसते बसते और मुस्कुराते अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।